सीरीज तक ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। ये 27 नंबर है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यूज को। चाहे वो जिस स्टेट में एग्जाम है नर्सिंग एप्टीट्यूड से, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाले हैं। या इसमें जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, इंग्लिश जो भी क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर ही इसमें सॉल्व किया गया है चैनल पे। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीक से आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी एमसीक्यूज अवेलेबल करवाए जाएं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ज्यादा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का कुछ थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिलेगा इसी चैनल पे। कंटिन्यू बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम में समस्या है तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। किसी भी तरह की परेशानी आती है एंट्रेंस एग्जाम को लेकर तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर, पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चंस में देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा, आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द डायफ्राम इज कॉल्ड। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में आप, डायफ्राम को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी कहलाती है। आर्टरी को हम धमनी कहते हैं हिंदी में, क्या कहलाएगी? इंफेरियर आपका मेसेंटेरिक आर्टरी, या फिर सुपरारिनल आर्टरीज, या फिर इंफेरियर फेरेनिक आर्टरीज, या फिर कोइलियक आर्टरीज। चार ऑप्शन दिया गया डियर। क्वेश्चन में पूछा है कि आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द डायफ्राम इज कॉल्ड। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, इंफेरियर फेरेनिक आर्टरीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पे और बताना चाहती हूँ, यदि आप लाइव क्लास चाहते हैं, एक टाइम फिक्स चाहिए आपको, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लिंक को शेयर करेंगे, इस वीडियो का लिंक को, ताकि चैनल के बारे में उनको पता चले। और इस चैनल में भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है, क्योंकि डियर ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोग के कमेंट की वजह से बना है। क्योंकि मैं V2 मैम नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे लास्ट जो पहले जो पिछले साल से मैंने पढ़ाया था, जिसमें से कुछ बच्चों के सिलेक्शन हुई थी, वो V2 मैम नर्सिंग क्लासेस में मैं पढ़ा रही थी, जिसमें मिक्सअप हो जा रहा था। तो उसके चलते मैंने क्या किया, एक सेपरेट चैनल ओपन किया। मेरे 3 चैनल ऑलरेडी चल रही हैं, ये आपकी तीसरा है, जो कि आपका 2 हमारा चल रहा है, तीसरा है, और एक और हमारा एक ब्लॉग चैनल है। तो ऐसे ही करके 2-3 चैनल हमारा जिसमें डेली काम हो रही है, डेली उसमें क्लासेस ली जा रही है। तो आप लोग के लिए सेपरेट किया गया है, तो इसकी फायदा लीजिए डियर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा यदि लाइव क्लास चाहिए, टाइमिंग आपको जरूर लिखिएगा उसमें। आप लोग के लिए एक सेपरेट 1 घंटा टाइम दिया जाएगा डेली बेसिस पे, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो। 50 क्वेश्चन मैं एटलीस्ट कोशिश करूंगी सॉल्व करवाने की। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर हुआ इसमें। तो आपका इंफीरियर आपका मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई लार्ज इंटेस्टाइन एंड अपर पार्ट ऑफ रेक्टम, जिसमें देन सुपरनियल आर्टरीज के यहाँ होता है रेफर टू सुपेरियर, मिडिल एंड इंफीरियर सुपरनियल आर्टरीज विच सप्लाइज एड्रिनल ग्लैंड। क्या करेगा, किसको सप्लाई कर रहा है? जो अधिविक्र ग्रंथि की आपूर्ति करती हैं, एड्रिनल ग्लैंड को आपूर्ति करती है। कौन? सुपरनियल आर्टरीज। देन उसके बाद डियर सेलियक आर्टरीज सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लिवर, स्टोमच, एब्डोमिनल ऑसोफेगस, स्प्लीन एंड सुपेरियर हाफ ऑफ बोथ ड्यूडेनम एंड पैनक्रियाज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सारे के यहाँ पे रैशनल आपका दे दिया गया है। यदि आपके एग्जाम में सेलियक आर्टरी के बारे में पूछेगा, तो इसमें क्या कर रहा है डियर हमारा, कि सबको क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है। जैसे कि देखिएगा सीलियक धमनी यकृत, पेट, पेट की अन्न प्रणाली, प्लीहा, ग्रहणी और अग्नाशय दोनों के बेहतर आधे हिस्से को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, द कार्टिलेज दैट कंप्लीटली एनसर्कल द larynx with the narrow part anteriorly and the broad part posteriorly is called, broad part posteriorly is called। उपास्थि जो स्वर अंत्र को आगे की ओर संकीर्ण भाग और पीछे की ओर चौड़े भाग के साथ पूरी तरह से घेर लेती है, पूरी तरह से घेरे रहती हैं, क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? देखिएगा डियर, स्वर यंत्र को आगे की ओर क्या संकीर्ण कर रहा है और पीछे की ओर चौड़ा कर रहा है, ठीक है ना? एंटेरियर नैरो एंड पोस्टेरियर ब्रॉड पार्ट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड, तो थायराइड कार्टिलेज, या देखिएगा क्रिक्वाइड कार्टिलेज, या फिर एरिथ्रोनॉइड कार्टिलेज, या एपिग्लोटाइटिस, या एपिग्लोटाइटिस।
तो राइट आंसर डियर इसमें आपका ऑप्शन बी आएगा, रिक्वायर्ड कार्टिलेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। थायराइड कार्टिलेज इज अ हाइलिन कार्टिलेज होता है, स्ट्रक्चर्स दैट इज सिट इन फ्रंट ऑफ द लैरिंक्स में रहेगा, उसके फ्रंट में, और एबव द थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड उपास्थि एक हाइलिन उपास्थि संरचना है जो स्वर अंत्र के सामने और थायराइड ग्रंथि के ऊपर स्थित होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है आर्टिनोइड कार्टिलेज, जो कि आपका सी ऑप्शंस में है। एरिटेनोइड, एरिटेनोइड कार्टिलेज ये पेयर ऑफ अ स्मॉल थ्री साइडेड पैरामिड्स होता है विच फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द लैरिंक्स टू विच द वोकल फोल्ड्स यानी वोकल कॉर्ड्स आर अटैच्ड। एडेनोइड उपास्थि जो छोटे तीन तरफा पिरामिड की एक जोड़ी होती है, यहाँ पे स्मॉल थ्री पिरामिड पेयर होता है जो स्वर अंत्र का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा हो रहा? पार्ट ऑफ द लायरेंक्स का, जिससे मुख आपका सिलवेंट यानी कि मुखर तार जुड़ी होती है, उसमें वोकल कोड्स क्या रहता है? अटैच रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपिग्लोटाइटिस का। ये जो आपका है फ्लैप इन द थ्रोट विच कीप फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप एंड द लंग्स, यानी कि एपिग्लोटिस आपका जो है गले में एक फ्लैप होता है जो भोजन को श्वास नली और फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन बी हुआ, जिसमें आपका रिक्वायर्ड कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, ट्रैकियोस्टोमी इज यूजुअली परफॉर्म बिटवीन द ट्रैकियल रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ऑफ। ट्रैकियोस्टोमी आमतौर पर उपास्थि के श्वास नली के छल्ले के बीच किया जाता है, बिटवीन द ट्रैकियल रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो सेकेंड एंड थर्ड में, थर्ड एंड फोर्थ में, फोर्थ एंड फिफ्थ में, या ऑल ऑफ दी एबव में? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन अडल्ट इज अबाउट। वयस्क में सामान्य ज्वारीय आयतन लगभग होता है, तो 300 ml होता है, 500 ml होता है, 1200 ml होता है, या 3600 ml होगा? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, 500 ml। कितना होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लंग वॉल्यूम इज द बेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हेल्मिन्स मैनेवर, यानी कि एब्डोमिनल थ्रस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़े का आयतन हेल्मिन्स पैतरबाजी के कामकाज का आधार है? तो टाइटल वॉल्यूम होगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम होगा, या टोटल लंग कैपेसिटी होगा? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा इसमें, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या होगा इसमें? सी इज करेक्ट आंसर। रेसिडुअल वॉल्यूम इज लंग वॉल्यूम होता है, रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर या फोर्स एक्सहेलेशन। दिस वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर, वनली सर्कुलेट होता है, और ये वॉल्यूम जो होता है बेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एब्डोमिनल थ्रस्ट, यानी कि देखिएगा अवशिष्ट मात्रा एक फेफड़े की मात्रा है जो एक मजबूर सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में छोड़ी गई हवा की मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। इस मात्रा को मापा नहीं जाता है, लेकिन केवल गणना की जा सकती, सर्कुलेट हो रहा है, यह आयतन उदर प्रणोद की कार्य प्रणाली का आधार है। इसकी जो वॉल्यूम का बेस है एब्डोमिनल थ्रस्ट का एक कार्य है, कार्यनाली, ठीक है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या क्लाइंट इज एडमिटेड विद सस्पेक्टेड आपका एटेलेक्टेसिस। क्लाइंट एक पेशेंट है जिसको एडमिट किया गया है, सस्पेक्ट किया गया है एटेलेक्टेसिस का। विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ क्लाइंट? एक क्लाइंट को संदिग्ध आपका एटेलेक्टेसिस के साथ भर्ती किया जाता है, क्लाइंट के मूल्यांकन के दौरान नर्स किस नैदानिक संकेतक की पहचान करने की उम्मीद करती है? तो स्लो डीप रेस्पिरेशन, या डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, या ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ, या फिर नॉर्मल ओरल टेम्परेचर? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड। बी इज करेक्ट आंसर। Atelectasis is a condition in which the alveoli collapse is filled with fluid. As a result, there are diminished breath sound. यानी कि एटेलेक्टेसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें एल्यूएली ढह जाती है। क्या हो रहा है? एल्वोलाई कोलैप्स क्या हो जाता है,
ये ढह जा रही है या द्रव से भर जाती है, बिल्कुल गड्ढा नीचे की ओर जाएगा या फिर आपका फ्लूइड से भर जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप सांस की आवाज कम हो जाती है। ओके, next question dear, which of the following assessment finding does the nurse expect in the patient with आपका emphysema? स्पीति के रोगी में नर्स निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन निष्कर्ष की अपेक्षा करती हैं? ऑप्शन ए में है प्रूलेंट स्पुटम, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, जनरलाइज एडिमा या डल चेस्ट पेन। डियर, यदि आपको सच में वीडियो पसंद आते हैं, मेरे चैनल में जितने भी अपलोड किए गए, तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि यहाँ पे मोटिवेशन मिलती है और आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपका मॉडल पेपर, ये सब मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। मेरे पास 5 to 6 मॉडल पेपर है डियर, जो सारे के हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, इंग्लिश और आपकी इसकी बायो की है। तो आप लोग यदि चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे, तो मुझे लगेगा कि मेरे चैनल पे भी हैं मेरे फैमिली मेंबर्स, जो यूट्यूबर फैमिली मेंबर्स यूट्यूब की, उनको मेरे कंटेंट जो भी है पसंद आ रहे हैं, तो आपके लिए और अच्छे से अच्छे दिए जाएंगे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है डियर। आपको इस चैनल पे बिल्कुल किसी तरह का पेड वर्क नहीं किया जा रहा, ना करना है, ना किसी तरह का चार्जेस देना है। यदि आप लोग टेस्ट भी देना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होंगे कुछ ही दिनों में, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सारे मिक्सअप पे रहेगा डियर। जैसे जिस स्टेट में क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूपी में 200 का आता है, हम झारखंड बिहार में 150 का आता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन का नंबर रहेगा डियर, और चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज रहेगा डियर। जैसे यूपी में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, आपके झारखंड बिहार में 3 सब्जेक्ट से आते हैं, राजस्थान में भी आपको 3-4 सब्जेक्ट से, जैसे जैसे सबका स्टेट का देखा जाएगा और वही अकॉर्डिंग आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा डियर। यदि आप देना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ डियर, जो कि लिंक आपको मिल रही होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां ज्वाइन करें, या व्हाट्सएप नंबर में डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे आपका इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं और आपकी फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी जगह कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन के बारे में या स्टडी के बारे में बताया जाता है डियर, तो आप ज्वाइन कर लें। और आपको देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कर दीजिएगा कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वेद क्लासेस में टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाले हैं। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग रेडी रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यहाँ पे देखिएगा डियर, ऑप्शन बी होगा इसमें राइट आंसर, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड। एम्फाइसीमा या लंग डिजीज इन या रिवर्सिबल प्रोग्रेसिव कंडीशन characterized by inflammation and reduced airflow in the lungs। यहाँ पे क्वेश्चन में एम्फाइसीमा की बात किया ना, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा वायस्पीति एक फेफड़े की बीमारी है, जो अपरिवर्तनीय प्रगतिशील स्थिति है, जो फेफड़ों में सूजन और कम वायु प्रवाह की विशेषता हो जाती है। डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, जो आपका राइट आंसर हुआ डियर, ये फाउंड इन पेशेंट विद एम्फाइसीमा में पाया जाता है। रिडक्शन हो जाता है जनरेशन ऑफ साउंड इन ड्यू टू accompanying एयर फ्लो लिमिटेशन और बिकॉज ऑफ पुअर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरेंचाइमा। यानी कि एम्फाइसीमा कोई रोगी में सांस की आवाज कम होती है, ध्वनियों के उत्पादन में कमी के साथ में वायु प्रवाह की सीमा के कारण या पैरेन्काइमा के विकार विनाश के कारण ध्वनि के खराब संरचना के कारण होती है। इसलिए राइट आंसर इसमें क्या होगा, ब्रेथ साउंड होगा, बिल्कुल डिमिनिश यानी कि कम हो जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ पेशेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज बीइंग टेस्टेड फॉर लंग कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट विल बी मोस्ट कंक्लूसिव। सांस की तकलीफ वाले रोगी का फेफड़े के कैंसर के लिए परीक्षण किया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षण सबसे निर्णायक होगा? चेस्ट एक्सरे होगा, एमआरआई होगा, स्पुटम कल्चर होगी या बायोप्सी होगा? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, बायोप्सी। क्या आएगा इसमें? डी आएगा, बायोप्सी। बायोप्सी इज द मोस्ट कंक्लूसिव टेस्ट इज द डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर। It is helpful in determining the type of lung cancer as well as the molecular or genetic profile of tumor, whereas other tests detect the physical variation in the lungs। फेफड़ों के कैंसर के निदान में बायोप्सी सबसे निर्णायक परीक्षण है, और यह फेफड़े के कैंसर के प्रकार के साथ साथ ट्यूमर के आणविक या आनुवंशिक प्रोफाइल को निर्धारित करने में सहायक होता है, जबकि अन्य परीक्षण फेफड़ों में भौतिक भिन्नताओं का पता लगाते हैं।
Chest X-ray and sputum culture are not confirmatory test for diagnostic of lung cancer. Instead of MRI, CT scan is a reliable test होता है for diagnosis of lung cancer का. इसलिए right answer जो हुआ डियर आपका ऑप्शन डी हुआ बायोप्सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपायरेशन इज कॉल्ड. वायु का अधिकतम आयतन जिसे अधिकतम निश्वासन के दौरान फेफड़ों से बाहर निकाला जा सकता है क्या कहलाता है. एडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. tidal volume is the measure of amount of air a person inhale during a normal breath. Tidal volume is 500 ml. रेसिडुअल वॉल्यूम का नॉर्मल वॉल्यूम कितना होगा डियर ये आपका लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सलेशन करेगा. जैसे कि अवशिष्ट मात्रा हवा की मात्रा जो अधिकतम सांस छोड़ने के बाद किसी व्यक्ति के फेफड़ों में रहती है इसकी अवशिष्ट मात्रा 1200 ml होता है. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो मैक्सिमम अमाउंट होता है एडिशनल एयर के लिए दैट कैन बी ड्रॉन इनटू लंग्स. और आपका इंस्पायरेटरी वॉल्यूम की बात करेगा डियर 3100 ml. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज अबाउट 1200 ml. श्वसन आर्चित मात्रा 3100 मिलीलीटर और निश्वासन आर्चित मात्रा पूछेगा तो 1200 ml होगा. तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन द न्यूबॉर्न. निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु में श्वसन संकट का संकेत नहीं है. नहीं है यानी कि एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा है. एक इसमें नहीं होगा, बाद बाकी सभी का सभी साइन होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का हमारे न्यूबॉर्न बेबी में. साइनोसिस, एक्सपायरेटरी गंटिंग, स्टेनल आपका रिट्रैक्शन, रेस्पिरेटरी रेट वेरिंग अकॉर्डिंग टू द न्यूबॉर्न एक्टिविटी. तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा क्योंकि ये इसके अंदर नहीं आएगा. बाद बाकी ये तीन इसमें होगा साइन किसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का. रेस्पिरेटरी रेट आर नॉर्मली जो होगा वेरीज विथ न्यूबॉर्न एक्टिविटी सो इट इज नॉट ए साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है a patient with Cortex tracheostomy tube develops sudden complete blockage of the tube. Which of the following is the best intervention to prevention complication? Cortex tracheostomy tube वाला एक रोगी ट्यूब के अचानक आपका पूर्ण अवरोध को विकसित करता है. जटिलता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा हस्तक्षेप है. auscultate of 4 breath sounds, आपका deflate the tracheostomy cuff and supply high fall of oxygen, suction of tube with normal saline या immediate removal of the tracheostomy tube. तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा इमीडिएट रिमूवल ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब. डी इज करेक्ट आंसर. यहाँ पे द बेस्ट इंटरवेंशन टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन इज इमीडिएट रिमूवल ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब बिकॉज देखिएगा मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉजेज ऑफ क्या होता है ब्लॉकेज इज प्लजिंग ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब विथ क्रश द म्यूकस प्लग. Plug can also be aspired and lead to atelectasis, lung abscesses. और डिफ्लेक्शन जो आपका दिखा हुआ है यहाँ पे deflection of the tracheostomy tube is not appropriate because that will not clear the plug material of the tube. तो सबका यहाँ पे राइट आंसर हुआ डियर ऑप्शन डी. डी इज करेक्ट आंसर. अस्कल्टेट की बात करेगा डियर तो यहाँ पे लिखा हुआ अस्कल्टेट और आपका डिफ्लेक्शन की बात किया तो यहाँ पे डिफ्लेक्टेड यहाँ पे बी में है जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है. सबका यहाँ पे रैशनल आपका दे दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर. विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ए क्लाइंट रिसीविंग पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर PEEP थेरेपी. पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर थेरेपी प्राप्त करने वाले क्लाइंट में निम्नलिखित में से कौन सा मौजूद है. रेडिपेनिया, टेकीपेनिया, सॉरी टेकीकार्डिया या हाइपरटेंशन या रिड्यूस कार्डिक आउटपुट. राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा रेड्यूस कार्डिक आउटपुट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मोड इज बेस्ट सुटेबल फॉर या पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी अरेस्ट. निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम वेंटिलेशन मोड रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाले रोगी के लिए सबसे उपयुक्त है. निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम वेंटिलेशन मोड रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाले रोगी के लिए सबसे उपयुक्त पूछा है. तो कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रोसेस, continuous mandatory ventilation, assistant control mandatory ventilation, and non-invasive positive pressure ventilation.
तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन. बी इज करेक्ट आंसर. Continuous mandatory ventilation mode of mechanical ventilation in which breath are delivered based on set variable which is preferred in respiratory arrest. Continuous positive airway की बात करेगा तो यहाँ पे pressure used to patient with complex underlying respiratory disease. And non-invasive positive pressure की बात करेगा ventilation used to patient with COPD who are having आपका exacerbations and patient with hypercapnic respiratory distress. The right answer डियर इसमें आपका ऑप्शन बी आया कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर. अपर एयरवे इलनेस दैट रिजल्ट फ्रॉम स्वेलिंग ऑफ द एपिग्लोटाइटिस एंड लैरिंक्स इज ब्रॉडली कॉल्ड. ऊपरी वायुमार्ग की बीमारी जो एपिग्लोटाइटिस और स्वायत्त आंत्र की सूजन के परिणाम स्वरूप होती है, ये मोटे तौर पर कहलाती है यानी कि ब्रॉडली है डियर. तो हम मेजल्स, रूबेला, क्रूप या व्हिपिंग कफ. तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा क्रूप. यहाँ पे क्रूप आल्सो नॉन एज देखिएगा लैरिंगो ट्रैकिया ब्रोंकाइटिस इज अ टाइप ऑफ अपर एयरवे इन्फेक्शन होता है दैट इज यूजुअली यूज्ड बाय देखिएगा पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण. ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ एयरवे कॉजेस क्रेटास्टिक्स बार्किंग कफ के कारण होता है हमारा, जब हमारा एयरवे ब्लॉकेज करने लगता है और वायुमार्ग की रुकावट होने लगती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर दैट न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एक्यूट फायरेंजाइटिस इंक्लूड्स. तीव्रग्रस्त निशोध वाले रोगी के पोषण प्रबंधन में शामिल है एडवाइस फॉर लिक्विड और सॉफ्ट डाइट या एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स फॉर हाइड्रेशन या एडवाइस टू अवॉइड कूल बेवरेज या एडवाइस टू ड्रिंक मोर फ्लूइड्स. तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा ए सी डी यानी कि यहाँ पे सीक्वेंस में आएगा ए आएगा सी आएगा और डी आएगा. Nutritional management includes administer of salt water, honey, warm soup, and soft food. Avoid food such as dry fried food, citrus fruit, pickle food, और food having vinegar, spicy food, alcohol and caffeine. ये सबको हम avoid करेंगे. Next question, dear. A client who has smoked 2 packs of cigarette per day is most at risk of post-operative for 2 पैकेट सिगरेट की बात किया है. एक ग्राहक जो प्रतिदिन 2 पैकेट सिगरेट पीता है उसे ऑपरेशन के बाद सबसे अधिक जोखिम क्या हो सकता है. इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है या कार्डियक डिसएर्निया हो सकता है. तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा निमोनिया होने के चांसेस हो सकता है. स्मोकिंग इफेक्ट आपका हैंड्स एंड रेस्पिरेशन so post operative client is risk for developing respiratory complications so from the given option client is risk for developing pneumonia. यहाँ पे डियर LUNGS होगा लंग्स एंड रिस्पायरेशन. ओके, लंग्स को भी अफेक्ट करेगा स्मोकिंग और आपका रिस्पायरेशन सांस लेने में भी अफेक्ट करेगा. एंड धूम्रपान आपको लंग्स और सांस लेने को प्रभावित करेगा, इसलिए ऑपरेशन के बाद क्लाइंट को श्वसन संबंधी जटिलताएं होने का खतरा होता है, इसलिए दिए गए विकल्पों से क्लाइंट को निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर यहाँ पे क्या फैक्टर प्रिडिस्पोजिंग या पर्सन टू नोजोकोमियल निमोनिया इज. नोजोकोमियल निमोनिया के लिए एक व्यक्ति को पूर्वगामी कारक है. ऑप्शन से में ऑरोफैरेंजियल क्लोनाइजेशन ड्यू टू माउथ ब्रीदिंग या यूज ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन या यूज ऑफ एस2 एंटागोनिस्ट. तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन. Nosocomial pneumonia remain a common complication in a patient treated with endotracheal intubation and mechanical ventilation due to various reasons like endotracheal tube has direct effect on the airway that result in reduction in local host defense mechanism and mucosal injury can reduce the mucociliary function which further reduce effectiveness of the cough. Option C is correct answer. यदि आपको हिंदी में भी देखना है तो आप देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पेशेंट हैड चेस्ट ट्यूब ऑन हिज राइट चेस्ट विच वेयर कनेक्टेड टू द वाटर सील. ड्यूरिंग एम्बुलेशन द ट्यूब गॉट लॉक्ड फ्रॉम द वाटर सील विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द नर्स वुड बी एप्रोप्रिएट. एक मरीज की दाहिनी छाती पर चेस्ट ट्यूब थी जो पानी की सील से जुड़ी हुई थी. एम्बुलेशन के दौरान
ट्यूब पानी के सील से अलग हो गई, नर्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया उचित होगी? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा इसमें, क्योंकि प्लेस द पेशेंट ऑन बेड एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर्स अ पर्सन एट रिस्क ऑफ, गहरी सिरा घना अस्त्रता एक व्यक्ति को जोखिम में डालती है, शॉक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। Deep vein thrombosis occur when a blood clot form is one or more of the deep vein in body, usually in lungs. Thrombus dislodged from legs can travel to the lungs, which obstructed the pulmonary artery and produce pulmonary embolism. Next question है डियर, देखिएगा, principles used in closed chest drainage. ये क्वेश्चन लास्ट डियर आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि प्रिंसिपल यूज्ड इन क्लोज चेस्ट ड्रेनेज, बंद चेस्ट जल निकासी में प्रयुक्त सिद्धांत, ग्रेविटी पॉजिटिव प्रेशर सक्शन, ग्रेविटी नेगेटिव प्रेशर सक्शन, या एम्बुलेशन या पोस्टर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, यहाँ पे रैशनल भी दिया हुआ है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डियर, एंड कमेंट करना ना भूलें, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में।